नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आपको पता है, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को 6 गारंटी दी हैं। उसके बदले में ममता बनर्जी ने 10 वादे किए हैं। पिछले हफ्ते पॉइंट ब्लैंक पे हमने टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता के संघर्ष के दिनों की सहयोगी डोला सेन से आपको मिलवाया था। इस बार बारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में वरिष्ठतम नेताओं में से एक और पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे दिलीप घोष जी इस बार पॉइंट ब्लैंक में हमारे साथ हैं। वो न केवल एक सांसद हैं बल्कि एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता भी हैं। एक प्रचारक की भूमिका भी वो अंडमान और निकोबार में निभा चुके हैं। दिलीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आभार। शुरुआत करता हूं मेरा सबसे पहला सवाल, क्या आपको लग रहा है कि बंगाल में परिवर्तन होगा? क्योंकि ममता बनर्जी की पर्सनैलिटी पूरे चुनावों में हावी रहती है। पिछले चुनाव में भी आपने शानदार कैंपेन किया था, लेकिन ममता बनर्जी की पर्सनैलिटी ने आपके इस कैंपेनिंग के ऊपर काम किया। क्या ममता की पर्सनैलिटी के टक्कर में बीजेपी के पास कोई चेहरा है क्या? उम्मीद तो पूरा है, सरकार बीजेपी की बनेगी, परिवर्तन होगी और उसी दिशा में लगभग 1 डेढ़ साल से हम लोग लगे हैं सब लोग काम में। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर से लेकर के बाकी नेता, अभी नए नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने माननीय नितिन नवीन जी भी, प्रवास उनका 2 3 बार हो चुका है। और पिछले 10 साल से जो लड़ाई यहाँ चल रहा है, धीरे धीरे बीजेपी आगे बढ़ रही है। पिछले चुनाव में हम लोग मुख्य विपक्षी दल बने और फिर जो नौजवान लोग हमारे पार्टी में आए थे काम करने के लिए, उनका भी अनुभव बढ़ा है। इसलिए इस बार की तैयारी पुख्ता है, बहुत पहले से ही है और पूरी जनता की मूड भी परिवर्तन की तरफ है। क्योंकि आप जानते हैं आरजी कर की जो डॉक्टर के साथ हुआ है घटना, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। जी दिलीप दादा, अब यह बताइए कि बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का है। ममता का आरोप है कि एसआईआर में जानबूझकर मुसलमानों के वोट काटे गए हैं और यह सब बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने किया है। आपका क्या कहना है? कांग्रेस वाले थे, लगभग 30 साल चला दिए। फिर कम्युनिस्ट लोग आए, उनको भी 34 35 साल उनको रखा अपने साथ, देखते रहे। अभी ममता दीदी आई हैं तो 15 साल हो गया। पिछले बार भी मानस बन चुकी थी, 77 तक हम लोग पहुंचे। लोगों को फिर लगा कि थोड़ा एक चांस और दिया जाए, लेकिन इतना बिगाड़ दिया बंगाल को दीदी ने, आप तो लोगों को सहनी नहीं हो रही है। हर तबके में, हर स्तर में, समाज में, हर जगह में परिवर्तन की लहरें। और इसीलिए केवल ममता बनर्जी हवाई चप्पल और सफेद साड़ी दिखा करके ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जो बंगाल देश में सबसे आगे था डेवलपमेंट में और सारे काम में, आज बंगाल पीछे जा रहा है। छोटे छोटे राज्य भी बंगाल को मार के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बंगाल में परिवर्तन जरूरी। 50 लाख युवा बंगाल छोड़कर दूसरे प्रदेश में नौकरी चाकरी में, और वो भी कोई बड़ा पद नहीं है, लेबर का, वेटर का, बीआरआर का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बंगाल की जनता सोच रही है कि आप ऐसा होगा तो बंगाल में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज, और अभी मालदा में जो घटना हुआ शर्मसार करने वाला, मालदा मुर्शिदाबाद होकर के बांग्लादेश के लोग सारा देश में जाकर उत्पात कर रहे हैं। आप जहां भी पकड़े जा रही है देश विरोधी शक्तियां, सबके हाथ में जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड मिलेगा वो बंगाल से मिलेगा, मालदा मुर्शिदाबाद से ही मिलेगा। इसलिए बंगाल नहीं, देश के लिए भी खतरा है। इसलिए बंगाल में परिवर्तन जरूरी है। दिलीप दादा, एसआईआर में टोटल 91 लाख के आसपास वोट कटे हैं। 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर्स थे, जिनमें से 27 लाख कटे हैं। सिर्फ ममता ही नहीं, राहुल पहले से ही वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी ने तो बकायदा बिहार में ही नहीं पूरे देश में वोट चोरी का कैंपेन चलाया। क्या बीजेपी वोट चोरी करा रही है? बिहार में तो मेन इश्यू था वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़ स्लोगन। अब उनको देश छोड़ना पड़ा चुनाव के बाद। राहुल गांधी को कहीं नहीं मिला बिहार चुनाव जब रिजल्ट आया उस समय। तो चुनाव कमीशन ने भी सबको चैलेंज किया था कि भाई कोई जेन्युइन ऐसा वोटर्स हो जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वो आ जाओ, सामने खड़ा हो जाओ, हम उसका सुनवाई करेंगे। लेकिन कोई किसी को लेकर नहीं गया है। और आज तो यहाँ अदालत से सब कुछ निगरानी हो रही है और अदालत में ममता बनर्जी गई थी। इसीलिए अभी भी प्रोसेस जारी है, लोग अभी भी जा रहे हैं ट्राइब्यूनल में, जिसका कोई प्रॉब्लम है, नाम नहीं आया है। ऑनलाइन में खुला है अप्लाई करने के लिए, सब रास्ता खुला है। लेकिन आप रास्ता में नहीं जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे। आप समझ सकते हैं, यहाँ जो चुनाव कमिश्नर उनको घेरा जाता है, काला झंडा गोवेक बोला जाता है। अभी अदालत से जो नियुक्त हैं, जो
न्यायाधीश, उनको रास्ता में घेर करके जिस प्रकार 8 घंटा तक घर में बंद करके रखा गया, गाड़ी में घेर करके मारने का प्रयास हुआ, जान पर खतरा था, इस प्रकार परिस्थिति में यहाँ चुनाव हो रही है। और ये सारे बात जो है ममता बनर्जी का देख रेख में हो रही है, उनके पार्टी पीछे है, तो ये बड़ा शर्मनाक है और देश के लिए भी खतरा है। लेकिन आपको पता है मालदा में क्या हुआ? मालदा में जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको कई घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। उसमें जो आरोप लगा, जो गिरफ्तार हुआ, वो एआईएमआईएम का नेता था। ममता बनर्जी से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर आप ममता सरकार पर मालदा इंसिडेंट का आरोप क्यों लगा रहे हैं? लेकिन जो नेता पकड़ा गया वो एमआईएम में अभी है, लेकिन बार बार जामा बदल करके सब जगह जाता था। ममता बनर्जी के साथ भी उन्होंने आंदोलन किया, वो फोटो हमारे पास अवेलेबल है, मीडिया में भी चल रही है। उनके बहुत चाहते थे, जब उनके साथ नहीं जमा तो अलग अलग पार्टी, और यहाँ जितना भी इस प्रकार उग्रवादी सम्मेलन होता है और इस प्रकार प्रदर्शन होता है, सब जगह वो मुख्य वक्ता के रूप में जाता है, लोगों को भड़काता है। पोस्ट करना, लोगों को भड़काना, ये पहले से ही था। ममता बनर्जी आई तो उसको रोका क्यों नहीं, साथ लेके काम किया। आप जब इस प्रकार घटना हो गई, एनआईए का इंक्वायरी का आदेश आ गया, तुरंत उसको जाकर पकड़ लिया और सीआईडी। इसका मतलब सारा गतिविधि मालूम था, जानते थे, जानते हुए भी उनको छोड़ के क्यों रखे था तब। तो ये मामला वहाँ कलिया चौक, सुजापुर, मोथाबाड़ी जो जगह है, वहाँ चिकन नेक से भयंकर हालत है। 10 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर है, सबसे ज्यादा गाय तस्करी, हजारों की संख्या में गाय उधर जाती है। सोना से लेकर ड्रग सब इधर आती है, वहीं से सब जाना हुआ। वहाँ हाईवे को 4 लेन बनाने में 2 साल तो रोक के रखा उन्होंने, बनने नहीं दिया था। और वहां थाना फूंक दिया था लोगों ने, पुलिस वाले बेचारा लुंगी पहन करके भागे, ये हालत है। तो कानून व्यवस्था पर कुछ है ही नहीं। तो आज मजबूरी में जब वहां पहुंचा सेंट्रल फोर्स, अदालत, चुनाव कमीशन, लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको पकड़ा जा रहा है, सब छोड़कर भाग गए, जगह खाली हो गया है। दादा, बात करते हैं मुस्लिम वोटर्स की। आपकी पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि ममता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ममता बनर्जी पर यह आरोप कैसे, कितने फिट बैठते हैं? वैसे तो सबको ये पता है कि बंगाल में 30% मुसलमानों के वोट पर ममता का कब्जा है। ये बीजेपी यहीं पीछे हो जाती है, क्योंकि ममता जहां 30 से 35% से शुरू करती है, वहीं आप 0 से शुरू करते हैं। नहीं, देखिए, बिहार में लगभग 6.5 करोड़ वोट था, उसमें 65 लाख कटा है। अभी तमिलनाडु में उससे ज्यादा है। बंगाल में भी 7.5 करोड़ वोटर्स थे, उसमें 90 लाख कटा है, तो एवरेज तो वही है। ममता बनर्जी 2005 में पार्लियामेंट में इसी को उठाए थे, इशू चर्चा के लिए बोली थी, नहीं माना तो कागज फाड़ करके स्पीकर के मुंह पर फेंक कर आए थे। बंगाल के लिए खतरा है उस पेटिया, देश के लिए खतरा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए अभी खतरा नहीं है। तो ये जो उनके वोट से उन्होंने 3 बार जीत के आए हैं, 40-50 लाख का लीड मिलता है उनको, और 90 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स है, वो छट चुकी है। उन्हीं का केंद्र में 45-50 हजार लोग जो फर्जी वोटर थे छट गए हैं। तो जहां जहां टीएमसी जीता है वहां ये फॉल्स वोटर्स जाते हैं, इससे पता चलता है ये उनका संपद है। जनता इसमें काफी जागरूक हो गई है, देख रही है जो परिस्थिति जा रही है ये ठीक नहीं है। अभी सीए हो गया पारित, अभी वाकफ बोर्ड बिल का पारित हो गया, तो सर हर समय दंगा फसाद हुआ। मुर्शिदाबाद में आगजनी हुई, ट्रेन बस चलाया गया, स्टेशन फूंक दिया गया, और मुर्शिदाबाद के हिंदू और सुरक्षा के कारण गंगा पार कर मालदा में जाके और शेल्टर ले रहे हैं, ऐसा दुर्दशा है। ये बात लोगों को बहुत भा रही है, महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक बहाली, ये सारी बात को लेकर के इस बार चुनाव हुआ है। आज साचार कमेटी की रिपोर्ट आई है कि बंगाल में मुसलमान सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी तो कभी सत्ता में रहा नहीं है, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, और कांग्रेस का बाई प्रोडक्ट टीएमसी सत्ता में है। इसीलिए तोषण की राजनीति का विरोध में हमेशा भाजपा रहा है। और जहां जहां ये जो पार्टियां थी, कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, दूसरे पार्टी में आंचलिक पार्टियां जो कांग्रेस मुस्लिम तोषण करते थे, उनकी हालत देखिए, हाशिए में चले गए, खत्म हो गए हैं। आज ममता जी का भी वही बात है, 30% ठीक है मुस्लिम वोटर, फिर भी हम मुख्य विपक्षी दल इस बार सत्ता में आएंगे। आसाम में तो उससे भी जब 45% होगा, ईसाई मुसलमान मिला करके। गोवा में तो मेजोरिटी में है, फिर भी बार बार सत्ता में हम आते हैं, पार्लियामेंट में जीतते हैं, असेंबली में जीतते हैं। क्यों? जनता जानती है कौन डेवलपमेंट कर सकता है, कौन सुरक्षा दे सकता है, कौन आगे बढ़ा सकता है। आज समझदार हो गए लोग, सब कुछ अवेलेबल में आपका हाथ का मोबाइल में, इसलिए लोग जानबूझ करके वोटिंग करते हैं, और भाजपा बार बार जीत जाती है, और इस बार भी जीतेगी। मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन वो वहां पर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। यदि बीजेपी सत्ता में आए तो बाबरी मस्जिद का क्या होगा? हुमायूं कबीर कोई हमारा कोई दोस्त नहीं है, वो पहले कांग्रेस में रहे,
फिर ममता बनर्जी की पार्टी में मंत्री भी बनाए गए, फिर एक बार भाजपा में भी आ गए थे। उनका कितना क्रेडिबिलिटी है सोसाइटी में। तो कोई भी पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कौन मना कर सकता है। तो भविष्य बोलेगा क्या है। अगर मैंने भी कई बार बोला कि बंगाल की मुस्लिम समाज अगर पिछड़ा है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई करना चाहता है। हुमायूं कबीर खुद मुसलमान है, वो अगर चाहे कि उनकी सोसाइटी की तरक्की हो, उसके लिए काम कर रहे तो वेलकम है। आप सीधा सीधा जाओ, बोलो, और वो बाबरी मस्जिद बनाकर नहीं होगा। ये मस्जिद तो देश में सब जगह बनता है, बंगाल में मोहल्ले मोहल्ले बन रहा है। लेकिन समस्या यहाँ है कि हम हमारा इतना ही कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद बंगाल देश में नहीं बनना चाहिए। इश्यू को लेकर लड़ाई है, आज जो शहीद हो गई है बाबरी मस्जिद, राम मंदिर खड़ा हो गया है। केवल सेंटिमेंट के लिए आप मस्जिद बना रहे तो इसका विरोध हम भी करेंगे, और सबको करना चाहिए। आप 4 मस्जिद और बनाइए अगर जरूरत है तो। लेकिन मुसलमानों का क्या तरक्की होगा बाबरी मस्जिद से, ये प्रश्न है। बाकी कुछ भी करें, उसमें क्या है, कानून के संविधान के अंदर काम करिए आप। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद इस जो तथाकथित बाबरी मस्जिद है, जो हुमायूं कबीर ने मस्जिद बना रहे उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा है, उसकी एक एक ईंट तोड़ देंगे। ऐसा है क्या? ये मैंने बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं। नहीं, ये तो रिएक्शन में होता है। देखिए, उन्होंने पहले जो जमीन चुना था उसमें कुछ नहीं हुआ, ना रिकॉर्ड ना अनुमति। तो मतलब आप भी पॉलिटिक्स करने के लिए बना रहे हैं। अगर बनाना है तो सही ढंग से, कानूनी ढंग से, धार्मिक आधार पर जो व्यवस्था उस पर करिए ना। कौन मस्जिद में मना करता है, कोई मना ही नहीं है। लेकिन केवल राजनीति करने के लिए, भड़काने के लिए ऐसा करेंगे तो उसका रिएक्शन तो होना ही है। दादा, इस चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? कितनी सीटों पर बीजेपी जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है? कुल सीटें 294 है और मैजिक फिगर 148 का। और अभी भी हमारा पकड़ है, वहां हर स्तर में जीतते हैं। लेकिन कलकत्ता, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, इस क्षेत्र में हमारा ताकत कम था। और वामपंथियों ने भी जो सरकार बनाई, इतने साल चले, उनका भी कलकत्ता क्षेत्र में पकड़ कम थी। वो कांग्रेसी का गढ़ था, उससे ममता की तरफ गए लोग। अभी की जो घटना हुई है, आप देखिए, जो आरजीकर का आंदोलन हुआ, कलकत्ता को केंद्र करके इतनी बड़ी आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन, कैंडल मार्च, और रात को 1 बजे हजारों की संख्या में महिलाएं आए। कलकत्ता में, आसपास में सबसे बड़ी आंदोलन हुई। बाकी जो घटनाएं हो रही कलकत्ता को केंद्र करके, इससे लोग बहुत प्रभावित हैं, बहुत सतर्क हैं। इसका प्रतिवाद लोग करना चाहते हैं। इसलिए मुझे जो लग रहा है, इस बार लोगों की जो मानस है, कलकत्ता क्षेत्र में इस बार भी बहुत अच्छा एवं चमत्कारी रिजल्ट हो। एक सवाल टिकट वितरण को लेकर, शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई को टिकट मिला, अर्जुन सिंह और उनके बेटे पवन सिंह को भी टिकट मिला, लेकिन आपकी पत्नी को टिकट नहीं मिला। क्या आप नाराज हैं? नहीं, मेरे पत्नी एक पार्टी के कार्यकर्ता है। उनके जैसे हजारों लोग अप्लाई किए थे टिकट के लिए। जिनकी जिक्र आप कर रहे हैं, ये पहले से नेता हैं, पहले से एमएलए थे। और ठीक है, जिस पार्टी में वो लोग थे वहां परिवारवाद ये सब चलता था। लेकिन जीते हुए कैंडिडेट जिनका परिचित है, पार्टी को लगा कि इनको देने से किसी का पत्नी और भाई हो इसलिए टिकट मिलता है, मुझे नहीं लगता है। अरे बीजेपी में नहीं होता है, किसी को चाहिए तो काम करते करते उनको भी मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ममता के सामने कोई चेहरा आपका टिकता नहीं है। ममता के सामने बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा आपने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही सीएम बनेंगे यदि बीजेपी सत्ता में आई तो। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं तो फेस को डिक्लेयर करता नहीं। किसी राज्यों में, अभी महाराष्ट्र हो गया, अभी हरियाणा हो गया, दिल्ली, उड़ीसा में हम लोग जीत गए। सब लोग बोल रहे थे बीजेपी को नहीं मिलेगा मेजोरिटी, लेकिन इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो पार्टी की एक कल्चर होती सबकी। अभी क्या है, हमारे देश में जो पार्टियां चलती थी, किसी चेहरे के साथ वो पार्टी को जोड़ा जाता था, उनके साथ चलता था। अब मुलायम सिंह जी नहीं है तो पार्टी डामाडोल है, लालू प्रसाद जी नहीं रहे, एक्टिव नहीं रहे तो उनकी पार्टी डामाडोल है। बाकी विश्वनाथ सिंह जी एक व्यक्ति आए और प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये है इतिहास सारा। अब ममता बनर्जी के साथ भी हुई है, उनके साथ पार्टी जुड़ी हुई है, विदाई साथ में ही होगी। भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर चलता है, विचारधारा को लेकर चलता है। और हमारे पास जो चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में एक ही चेहरा है। उन्हीं के आधार पर उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया है और डेवलपमेंट दिया है, वो एक उदाहरण बना है सब जगह। उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और हमारे पार्टी में ऐसे दर्जनों कार्यकर्ता होते हैं, जिसको चाहे आप सामने लाइए, और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं। इसलिए भाजपा में ये कोई संकट नहीं है। लेकिन ममता जी पिछले बार हार गई, जहां लड़ी थी, शुभेंदु बाबू ने उसको हराया मेदिनीपुर में। इस बार वो फिर दूसरी जगह जाके जीती। तो इस बार वहां भी हम लोग शुभेंदु बाबू को खड़ा कर दिए, 2 जगह से उनको वहां रोक के रखने के लिए रोकेंगे।
क्या क्या करेंगे वो। तो इस बार चुनाव जो होगा डेवलपमेंट पर, बंगाल में कानून व्यवस्था स्थापित होने पर, इस आधार पर चुनाव होगा, किसी व्यक्ति पर नहीं होगा। आपका एक बयान याद दिलाना चाहता हूं, आपने कहा था धीरे धीरे टीएमसी खत्म हो जाएगी, ऐसा आकलन आपने किस आधार पर किया? नहीं, देखिए, आप एक डेढ़ सप्ताह के बाद देखिए बंगाल की सिचुएशन, उसके बाद चुनाव के बाद देखिए। अगर हारेंगे तो इनकी कुछ नहीं मिलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी का दो चार लोग फिर भी मिल जाते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज पार्टी था। इनका तो कुछ नहीं, ये पुलिस वाले होते हैं और ये गुंडे होते हैं, ये पैसा भी उठा के देते हैं, चुनाव भी जिताते हैं। अब इनको एक बार ब्लॉक किया जाए तो देखिए रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। और हारने के बाद पिछले चुनाव में आप कल एक बार याद करिए, हमारे यहाँ योगदान मेला होता था, यहाँ मौका नहीं मिलता, दिल्ली जाकर ज्वाइन करते थे। उनका मिनिस्टर, उनके एमएलए एमपी लाइन लगा के खड़े थे, क्योंकि हवा चल गया था बीजेपी जीत रहा है। तो ये स्थिति है उनकी। इस बार तो जीतेंगे हम, उसके बाद देखिए उस तरफ ग्राउंड में खेलने वाला कोई नहीं मिलेगा। दादा, अदला बदली यानी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, ये बंगाल में बहुत होता है। पूरा लेफ्ट कैडर टीएमसी में चला गया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, ये देश की पॉलिटिक्स की मजबूरी है, ये हमारे लोकतंत्र है। चुनाव को पहले पूरा आईपीएल होता है, इस टीम से उस टीम, उस टीम से इस टीम, ये चलता रहता है। भारतीय राजनीति इस स्तर पर आ गई, इसलिए डेवलपमेंट सेकेंडरी हो जाता है। इसीलिए इसको भी चेंज करना चाहिए। इस बार भी लंबा लाइन था, हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके ज्वाइनिंग कराया भी, उनको टिकट भी दिया है। जो हमारे साथ छवि मिलता है ऐसे लोगों को दूसरे प्रदेश में भी खूब होता है। वहां भी हमारे पार्टी में जो लोग आए हैं, अभी विश्व शर्मा जी हैं, वो तो कांग्रेस के ही थे, बड़े नेता थे, और भाजपा में आए, जीते, पूरा नॉर्थ ईस्ट को जीता है, और वहां सुशासन दे रहे हैं। तो लेना तो है ही है जो लोगों का। हमारे पास भी नेता की कमी होती है कई जगह, तो लेना पड़ता है, लेकिन वो उनको धीरे धीरे हमारे कल्चर में डालते हैं। बड़ा सवाल दादा घुसपैठियों का है। केंद्र में आपकी सरकार है, 11 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। केंद्र में आपकी सरकार है, 11 साल हो गए हैं, घुसपैठियों को आप मुद्दा बना रहे हैं चुनाव में। सबसे बड़ा कि घुसपैठी अभी तक यहाँ है क्यों, ये बाहर क्यों नहीं हुए? बिल्कुल इस दिशा में काम हो रही है। लगभग 1922 किलोमीटर जो सीमा है बांग्लादेश के साथ बंगाल का, इसमें बेड़ा लगाने की प्रयास पहले से हो रही है। माननीय राजनाथ सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रयास की थी। ममता बनर्जी आनाकानी करते थे, नहीं देते थे जमीन, पैसा देने के बाद भी नहीं। उन्होंने आगे 99 में उनके साथ मीटिंग भी की, और लास्ट में उन्होंने बोल दिया हम जमीन नहीं देंगे, आप कर लीजिए। वो जमाना गया। माननीय अमित शाह जी जब आए होम मिनिस्टर बन के, वो चर्चा में नहीं है। जो सूचना देना, बात करना कर दिया, आपने तैयारी पर, अपने एक्टिविटी पर, और जमीन लेके वो लगभग 1000 किलोमीटर छूटा था। अभी 300-400 किलोमीटर होगा, जो भयंकर जंगल है, जल है, और दलदल है, नदी है, थोड़ा सा दुर्गम जगह, फिर भी प्रतिनियत तो बनते जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में था तो होम स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनका भी हम लोग देखते थे। मैं जहां भी जाता था बॉर्डर में जाके उनका आउटपोस्ट में चाय पीता था और हालचाल पूछता था। इतने इतने पानी में गामबूट पहन के वो ड्यूटी करते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। तो मैं देखा था वहाँ थोड़ा दुर्गम था, लेकिन ऐसे भी बहुत जगह बारबेड वायर लग गया है। अब धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा, फिर ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा। तो बीजेपी आया तभी ये बन रहा है, लेकिन यहाँ से कभी सहयोग नहीं होता था, ना वामपंथियों के जमाने में, ना ममता जी के जमाने में। लेकिन सवाल है कि जो घुसपैठिए अंदर हैं उन्हें बाहर करने का प्रयास इन 11 सालों के दौरान क्यों नहीं किया गया? जम्मू कश्मीर में भी रोहिंग्या बैठे थे, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई तक पहुंच गए थे। वहां से तो शुरू हो गया है खदेड़ना। असम से शुरू हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन चला। तो ये बाकी काम धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो एसआईआर से उनको अलग किया गया है, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स अधिकार उनको नहीं मिलेगा। और फिर धीरे धीरे ऐसे लोग जो घुस गए हैं अनवांटेड, फिर धीरे धीरे कानूनी व्यवस्था उन पर होगा। हाल ही में ममता बनर्जी और टीएमसी के कई नेता कह चुके हैं चुनाव हो जाने दो, जब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां चली जाएंगी तो हम आपको देख लेंगे। आपको याद होगा 2021 में भी ममता के चुनाव जीतने पर बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई है। क्या इस बार भी चुनाव नतीजों के बाद के लिए ये धमकी दी जा रही है? ये चिंताजनक बात है। ये डर डर का माहौल तैयार करके वो जीतने का प्रयास करते हैं। और उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस अगर ऑफिसर्स हैं ना, जो चुनाव को यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं चुनाव कमीशन के माध्यम से, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। अभी चुनाव कमीशन को सारा रिकॉर्ड पिछले 2-3 चुनाव में इनके क्षेत्र में देख रेख में कौन सा गड़बड़ अनियमितता हुई है, सारा रिकॉर्ड है, उसी आधार पर इनको तबादला हो रही है।
कुछ लोगों को अलग किया जा रहा है, दूसरे प्रदेश में भी भेजा है। इससे बहुत खपा है दीदी ने, और बोल दिया अरे 2 महीना तय, हम फिर वापस ले आएंगे। पहले तो आप वापस आइए, फिर इनको लाएंगे। उसी उम्मीद में लोग बैठे थे, लेकिन चुनाव कमीशन ने देखा जो जो दागी ऑफिसर है उनको एकदम अलग किया चुनाव से, और इसके कारण लोगों में हिम्मत बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि सप्ताह भर में ये पता चल जाएगा दीदी वापिस आने वाली नहीं है, और उनके भाई लोगों को तो पता ही नहीं रहेगा। दीदी ये भी कह रही है कि बीजेपी आएगी तो मांस मछली की दुकान बंद करा देगी, ऐसा बयान क्यों दे रही है? मैं बोलता हूँ बंगाल के लोग मछली खाते हैं, मछली का उत्पादन भी होती है, लेकिन अभी बंगाल की जो मछली की डिमांड खपत है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आंध्र से लाना पड़ता है अंडा मछली डिम। आप अभी तो क्यों नहीं सेल्फ सफिशिएंट किए? हम तो सत्ता में आते ही पहले बंगाली लोगों को माछ भात खाने की सारी व्यवस्था करेंगे। मोदी जी चावल दाल दे रहे हैं, हम मछली की व्यवस्था करेंगे, सफिशिएंट करेंगे, और मछली कम दाम में खिलाएंगे लोगों को, दीदी जो नहीं कर पाई है। इसलिए इस प्रकार झूठ मूठ आरोप लगाने लोगों को डराने का प्रयास कोई काम नहीं आएगा। आपने ये भी कहा है हाल ही के बयानों में कि बंगाल में बीजेपी सत्ता में आई तो योगी मॉडल लागू करेंगे। योगी मॉडल से आपका क्या मतलब है? इतना गैरकानूनी यहाँ कब्जा हुआ है, सरकारी जमीन, रेल की जमीन आदि, रोड नहीं बढ़ा सकते हैं आप कलकत्ता में गाड़ी लेके घूम नहीं सकते। जितना डिस्ट्रिक्ट टाउन है कहीं गाड़ी से नहीं जा सकते आप, ऑटो टोटो जाता है। क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? काशी को बदल सकते हैं हम, इतना हजारों साल पुराना शहर को, वो तो उदाहरण है। तो बंगाल में क्यों नहीं बदल आएगा? ये बदलाव होना चाहिए। लोगों को आवागमन के लिए अपना गाड़ी खरीद के जाएं, रहें आराम से। डेवलपमेंट इस प्रकार हो, उसमें जो बाधा आएगा उसको हटाया जाएगा। डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं आएगा, जो बाधा देगा उसके साथ वही सुलूक होगा जो यूपी में हुआ है। इसका मतलब बुलडोजर भी चलेगा बंगाल में? अब बुलडोजर चलेगा, कहीं हल चलेगा, जो जरूरत पड़ेगा लोगों को शांति देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सब व्यवस्था अपनाया जाएगा। कानून व्यवस्था, संविधान है, उसके आधार पर काम चलता है। इसका मतलब ये भी है कि क्या गुंडों का इनकाउंटर भी होगा? अब देखिए, जो कानून हाथ में लेगा कानून उसका व्यवस्था करेगा। योगी ने तो यूपी में अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया, क्या बंगाल में भी बीजेपी ये करेगी? नहीं, देखिए बुचड़ खाना कहाँ चलना नहीं चलना, कहीं भी कोई भी गैरकानूनी ढंग से करेगा ठीक नहीं है। दूसरे का भावना को भी ध्यान रखना चाहिए ना। ये सबको दिखाने के लिए, दूसरे को और दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल दादा, बंगाल की जनता को आप क्या 3 प्रॉमिस करना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि बंगाल की जनता आपको क्यों वोट करे। देखिए, पहला तो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा, डर डर के जीने की किसी की जरूरत नहीं है। आर्थिक बदहाली से बंगाल को निकाल करके यहाँ नौजवानों को नौकरी चाकरी की व्यवस्था होगा। ये 50 लाख लोग जो बाहर घूम रहे हैं, ये अपना गांव में घर में परिवार के साथ रह करके शांति से रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। बंगाल एजुकेशन के लिए जाना जाता है, ये एजुकेशन सिस्टम को हम ठीक करेंगे। 26,000 लोगों का नौकरी चुरी हुई है और रास्ता में बैठ रहे हैं अभी 10-12 साल नौकरी करने के लिए, करने के बाद अभी 40-42 हजार लोगों का नौकरी और भविष्य कोर्ट में लटका हुआ है। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एजुकेशन को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे कि पढ़ाई यहीं हो, नौकरी चाकरी हो यहीं हो, इस प्रकार व्यवस्था होगी। तो दादा आप हमसे जुड़े, आपने इतनी सारी बातें की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल के अंदर एजेंडा क्या होने वाला है। पॉइंट ब्लैंक में ये थे इस हफ्ते के हमारे मेहमान दिलीप घोष। अगले हफ्ते एक और हस्ती से आपको मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।